नमस्कार आप सभी को, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। तो हर बार की तरह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास और इम्पॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ। सबसे पहले मैं बात करूँगी इम्पॉर्टेंट लिंक्स के बारे में। इम्पॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें कि हमारा टेलीग्राम चैनल बीट द कंपटीशन का लिंक अवेलेबल है, जहाँ से आपको मिलेगी ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट। जहाँ पर आपको कुछ भी पे नहीं करना, सिंपली आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना है। नंबर 2 मैं बात करूँगी केस स्टडी से जुड़े हुए फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्ट सीरीज़ है, वो आपको मिलेगी हमारे बीट द कंपटीशन ऐप के ऊपर, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के डायरेक्टली ऐप को डाउनलोड करके केस स्टडी के साथ-साथ बाकी कंटेंट तो मिल ही जाएगा आपको, और इससे भी जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो उसको एक बार ज़रूर देखिए। नंबर 3 मैं बात करूँगी फर्दर लेक्चर्स के लिए बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ, और आप वीडियो की बेहतर क्वालिटी और अपने समय की बचत के लिए बिल्कुल 1.5x पे करके यहाँ पर चीज़ों को देख पाएँगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। ये 3 इन्फॉर्मेशन जो देनी ज़रूरी थी आपको। देखिए, केस स्टडी इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि केस स्टडी से आपसे 5 नंबर का सवाल पूछा गया, तो उम्मीद करते हैं कि 3 से 4 सवाल आपसे पूछे जाएँगे। फ्री के मार्क्स है, तो आपको बिल्कुल गँवाने की ज़रूरत नहीं है। ये लेक्चर नंबर 36 है। बाकी लेक्चर्स की सीरीज़ को आप यूट्यूब के ऊपर जाकर के देख सकते हैं, और ऐप के ऊपर भी कंप्लीट सीरीज़ अवेलेबल है आपको। तो अगर आपने 35 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आज वैसे इससे पहले मैंने एक्सपीरियंशियल स्टडी पेडागॉगी और केस स्टडी के बारे में डिफरेंस बताया था। इसके बाद मैंने एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करवाए थे। आज मैं बात करूंगी केस स्टडी बेस्ड पेडागॉगी क्वेश्चंस एंड एक्सप्लेनेशंस को लेकर के, कि कैसे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है, अपना जो सेंसेस है उसको ओपन रखिए, क्वेश्चंस को जज करने की कोशिश कीजिए और सोचिए कि सवालों के जवाब क्या हो सकते हैं, क्योंकि केस स्टडीज के जितने भी क्वेश्चंस है वो कम्प्लीटली आपको अपने आइडियाज और आइडियोलॉजिकल और पर्सपेक्टिव्स के ऊपर जितना पॉजिटिव रहेगा, उतना सकारात्मक तरीके से आप जवाब दे पाएंगे। सो इस इंट्रो के बाद शुरू करेंगे लेक्चर को। चलते हैं आगे की तरफ। तो केस स्टडी इज लाइक अ रेसिपी। जैसे होता है ना कि खाना बनाने के लिए, जब आपका इंडियन फूड हमारा जो है, इंडियन कुजीन्स है, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक अगर देखा जाए तो इनकम्प्लीट रहता है विदाउट लॉट्स ऑफ स्पाइसेस, सॉल्ट के बिना। तो बिल्कुल वैसे ही केस स्टडी जो होता है, उसको हमने 3 भागों में बांटा है। पहला हमने कहा कि प्रॉब्लम, यानी कोई भी एक प्रॉब्लम सबसे पहले आपको सुझाई जाएगी, है ना। केस स्टडी कि सबसे पहले एक प्रॉब्लम आपको दिखाई जाएगी, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, और हम तीनों को वाइस वर्सा समझेंगे। पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर सॉल्यूशन को समझेंगे, फिर हम रिजल्ट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका यही है ना, दैट यू हैव टू फोकस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द प्रॉब्लम, देन यू फोकस ऑन द सॉल्यूशन, देन यू फोकस ऑन द रिजल्ट, राइट। तो केस स्टडी भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। प्रॉब्लम आपके सामने है, अब आपने उसका सोल्यूशन निकालना है। अब इस प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए आपके पास बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं। जैसे आप प्रॉब्लम को पहले देखेंगे, प्रॉब्लम के पीछे क्या क्या चीजें चल रही हैं, उसका फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, माइंडसेट, फिजिकल, मेंटल, एथिकल प्रॉब्लम्स। फिर आप एक यहाँ पर जो है एक एक्ट बनाएंगे, यानी एक प्लानिंग करेंगे। उस एक्ट को, आप प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, प्लान को उसके बाद आप देखेंगे, फिर आप फीडबैक की तरफ आगे बढ़ेंगे, है ना। ये हमारा काउंट होता है सोल्यूशन में, और फिर हम बढ़ते हैं रिजल्ट की तरफ। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी में हम रिजल्ट की डिमांड करते हैं, बट केस स्टडीज में ऐसा जरूरी नहीं है कि ये रिजल्ट्स आपको मिले ही, है ना। हम हमेशा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, बिकॉज केस स्टडीज हमेशा बेस्ड होते हैं आपके रॉन्ग और राइट के ऊपर, कि सही क्या है, गलत क्या है ना। जैसे वो हिंज वाला जो एग्जाम्पल है, आपको काफी हद तक याद होगा टीचिंग एप्टीट्यूड में, जो कि अपनी वाइफ को बचाने के लिए हॉस्पिटल में जाकर के उसको बहुत दवाइयों की ज़रूरत होती है, उसके बाद वो जाके किसी केमिस्ट शॉप में दुकान को तोड़ता है और वहां से चोरी करता है। अब यहाँ पर समझ आते हैं कि हिंज ने ये कैसा काम किया अपनी वाइफ को बचाने के लिए। अगर वो चोरी नहीं करता तो अपनी वाइफ उसकी मर जाती, या फिर उसने चोरी की तो वो एथिकली भी गलत था।
राइट। तो इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द केस स्टडीज। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, ये एक बीच का रास्ता हो सकता है कि हिंस ने गलत किया या सही किया। तो वैसे हम रिजल्ट्स के ऊपर जो है ओरिएंटेड नहीं रहते, हम एक बीच का रास्ता यहाँ पर निकाल सकते हैं। केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए हमेशा एक लंबा समय देना पड़ता है आपको। इट्स नॉट वन डे प्रोसेस कि आपने केस को देखा और एक दिन में सॉल्व कर लिया। बाकी सिचुएशंस एक्सेप्शंस तो वेरी करते हैं, आप सबको ध्यान में ये चीज होनी चाहिए। इस स्लाइड्स को मैंने इसलिए दिखाया है ताकि अभी काफी हद तक ध्यान में रखें कि जो भी चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, राइट, आगे आने वाले स्लाइड्स में आपको देखने का ये मौका मिलने वाला है। तो इस चीज को आपको काफी हद तक दिमाग में रखना है। चलिए वीडियो, ये तो मैंने बात की यहाँ पर फर्दर स्टेप्स के बारे में। आपको केस स्टडी और एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी, इन दोनों के बारे में जब तक डिफरेंस पता नहीं होगा, अंतर पता नहीं होगा, तब तक आप सवाल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए पहले मैं बात करूंगी कि एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी सिर्फ एक स्लाइड आपको देखने का मौका मिलेगा। बाकी कंप्लीट वीडियो के लिए आप बाकी जो लेक्चर्स मैं आप करवा चुकी हूँ उसकी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है यहाँ पर चैनल के ऊपर। तो प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप देख पाएंगे। कुल मिलाकर के 41 लेक्चर्स की प्लेलिस्ट वहां पर अवेलेबल है ना। तो एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड चीजें क्या होती हैं, ताकि आप केस स्टडी को समझ पाएं कि दोनों में अंतर क्या है ना। तो एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी क्या है, जब हम एक्सपीरियंस्ड की बात करते हैं, जब आप किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं ना, हिंदी में अनुभवनात्मक गतिविधि की हम बात करते हैं। एक ऐसी लर्निंग जो कि आपके एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ आपके एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड हो, है ना। जैसे आप एक्सपीरियंस करके किसी चीज को सीखते हैं, जो ऐसा तो है नहीं कि आप जैसे बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं तो आपको 2+2 जो है 4 पता चल जाता है, नहीं। आप पहले प्लेवे में, फिर केजी में, फिर फर्स्ट सेकंड में जाते जाते आपको फिर यूनिवर्सल ट्रूथ पता चलता है कि नहीं, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। और ये आपको ये कैसे आता है, जब आप 1+1+1 को जोड़ना सीख जाते हैं कि भाई ये तो 4 बनेगा, राइट। तो अब इस एक्सपीरियंस्ड यानी अनुभवनात्मक चीजों को सीखने के लिए भी हम 2 तरह के अप्रोचेस का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। पहला है क्या, सबसे सीधी सी बात है कि 2 अप्रोचेस कौन से, कॉमनली यूज्ड इन एजुकेशन टू एनहांस द लर्निंग आउटकम, प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद प्रैक्टिकल स्किल्स इन रियल वर्ल्ड। मैंने क्या कहा यहाँ पर, जब मैंने एग्जांपल दिया आपको 2+2 की, जब आप प्रैक्टिकलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं तो मैंने क्या कहा, मैं कई बार एक्सपीरियंशियल बोलती हूँ, कई बार एक्सपेरिमेंटल बोलती हूँ, है ना। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बोथ द वर्ड्स आर कंप्लीटली रिलेटेड विद टू साइड्स ऑफ वन कॉइन। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, है ना। जब आप प्रैक्टिकल स्किल्स की बात करते हैं, एक्सपीरियंस आपको कब होगा, जब आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं कि भाई अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, तो अब ये काम कहाँ करते हैं, साइंस की चीजों में। तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्रैक्टिकल स्किल्स वहीं से आएंगी। तो प्रैक्टिकलिटी क्या कह रही है कि जब तक आप खुद अपने कॉपी पेन के ऊपर यहाँ पर 1+1 को सॉल्व करना नहीं सीखेंगे, या कैलकुलेटर में 1+1 इज इक्वल टू 2 करना नहीं सीखेंगे, तो क्या होगा, वो प्रैक्टिकलिटी या एक्सपीरियंशियल या एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी नहीं कहलाएगी, राइट। रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग है, कैसे होगा, एक्सपीरियंस से। रियल वर्ल्ड क्या है, जब आप जोड़ते हैं। अब लंदन अमेरिका में या फिर जापान, कनाडा, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाकर के भी आप बोलेंगे कि भाई 1+1 इज इक्वल टू 3 होता है, तो बोलेंगे नहीं 2 होता है, बिकॉज इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। पत्तों का रंग ग्रीन ही होता है, फाइन। व्हाइट कलर आपको ये नजर ही आ रहा है, हम हमारे तिरंगे का कलर यहाँ पर हम जिसको हम ट्री कलर बोलते हैं, डिफरेंट ऑरेंज, उसके बाद फिर आप व्हाइट और उसके बाद ग्रीन कलर को देखते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इंडियन फ्लैग, इंटरनेशनल फ्लैग है ही ऐसा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो कि रियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे किसके बारे में, एक्सपीरियंशियल। अब चलेंगे हम केस स्टडीज के बारे में। तो एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी को समझने के लिए हमें यहाँ पर पहले एम को फोकस करते हैं, फिर हम एक्शन बनाते हैं, फिर हम उस एक्शन को एनालिसिस करते हैं कि भाई जो एक्शन आप लेने जा रहे हैं, एक्ट करने जा रहे हैं, वो सही है कि गलत। फिर एप्लीकेशन करते हैं, फिर असेस करते हैं, या फिर आप फीडबैक देते हैं। असेसमेंट भी कितने तरह की होती है, वैसे 3 तरह की होती है, बट प्रचलित 2 तरह की है जो कि पेपर में पूछी जाती है, FA और SA, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। सवाल ज्यादा किसके ऊपर आते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट के ऊपर। चलिए, तो आपने क्या जाना, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी के बारे में। अब हम केस स्टडी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे आपने एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी के बारे में जाना कि 2 चीजों के ऊपर आधारित है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज और दूसरा रियल वर्ल्ड।
जैसे मैंने कहा 1+1 को जब तक खुद से नहीं करोगे तो 2 नहीं आएगा। और रियल वर्ल्ड क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 2 का मतलब 2 होता है, 2 चीजों का मतलब 2 लोग, 2 पेड़, 2 कारें, है ना, ऐसे। अब केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। इसका हिंदी भी आपको यहाँ पर हिंदी वर्जन भी मिल जाएगा, तो मैं इंग्लिश वाला पहले पढ़ लेती हूँ, फिर हिंदी में भी पढ़ाऊंगी आपको। कह रहे हैं कि केस स्टडी क्या है, एक डेप्थ एनालिसिस है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्लान बना लिया, एक्ट कर लिया, एनालिसिस कर लिया, फिर फीडबैक दे दिया। क्योंकि जब हमने एक्सपीरियंशियल के बारे में बात की थी वो तो प्रैक्टिकलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट केस स्टडी क्या है, एनालिसिस करना पड़ेगा आपको बहुत गहराई में जाकर के, आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाने पड़ेंगे। जैसे मैंने हिंज की एग्जांपल आपने शुरू में दी, अगर आपने वो वर्ड स्किप कर दिए हैं तो बैक में जाकर के वीडियो को दोबारा देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है व्हेन यू स्टार्ट टू क्रिएटिंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, जिसको कहते हैं काल्पनिक स्थितियां, है ना। जैसे हिंज ने अपनी वाइफ को बचाने के लिए पहले क्या किया, हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने कहा कि दवाइयां बहुत महंगी है, नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगी। हिंज आता है केमिस्ट के पास, बोलता है इतने ही पैसे हैं, केमिस्ट उसको पैसे जो है दवाइयां नहीं देता है। उसके बाद यहाँ पर हिंज रात को जाता है और जबरदस्ती वहां पर घुस करके दवाइयों को चोरी करता है ना। अब यहाँ पर काल्पनिक स्थिति क्या है, ये तो एक केस स्टडी है। अब काल्पनिक स्थिति आप क्या बना सकता है, अगर हिंज दवाइयां चोरी नहीं करता तो उसकी वाइफ मर जाती, लेकिन दूसरी तरफ देखे तो हिंज ने चोरी भी की है तो एथिकली गलत भी है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, अगर वो अपनी वाइफ को नहीं बचाता तो उसकी वाइफ मर जाती, एक लाइफ जो है वो लूज कर जाता अल्टीमेटली हमेशा के लिए। बट उसने चोरी भी की तो वो भी मॉरली गलत है। अब इसका बीच का रास्ता क्या निकलेगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी काल्पनिक स्थिति या आपके सोचने की क्षमता किस प्रकार की है। बिल्कुल वैसे अब ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन कैसे भी बन सकती है, जैसे कोई एक मान लो 10 या 12 साल का बच्चा है, हम ये कहते हैं कि उसने जो है उसको कोई कलम अच्छी लगी, पेन अच्छी लगी अपने क्लासमेट की, तो उसने पेन चोरी कर ली, है ना। लेकिन कोई 10 से 12 साल का बच्चा है, उसको ये तो पता है कि क्या सही और क्या गलत है ना। लेकिन जब हम उसके मॉरली लाइकनेस की बात करते हैं तो फिर हम बोलते हैं कि उसमें कोई बुराई नहीं है, फिर हम बोलते हैं कि नहीं उस पेन मांग लेता बेटर था बट चोरी नहीं करनी चाहिए थी, है ना। तो आप हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को अलग अलग तरीके से जो है बना सकते हैं। अब ये काल्पनिक शक्तियां या चीजें कहीं पर भी काम करती हैं, है ना, ऑफन रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री, फील्ड और अ प्रॉब्लम, तो कहीं पर भी काम करती हैं, चाहे आप किसी इंडस्ट्री में हैं, किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, या आप अदर किसी फील्ड में हैं, या आमतौर पर अगर हम आमूमन तौर पर कॉमन फैमिलीज में भी देखें, अगर ग्राउंडली हम चले जाएं तो हम यही बोलते हैं कि भाई कई बार फैमिलीज में ऐसा होता है कि अगर 2 बच्चे एक जैसे हैं तो बच्चों को अक्सर लगता है कि पेरेंट्स जो हैं एक बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं, हमें कम प्यार करते हैं, उसे अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है, मुझे कम मिलती है। तो अगर मैं आपके माइंडसेट की बात करूं, जिस माइंडसेट में अभी हम रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हाइपोथेटिकल लगता है। लेकिन दोनों ओर से अगर हम पेरेंट्स से पूछे कि आप ज्यादा किसको प्यार करते हैं, तो उनका ये मानना होता है कि हमारे लिए दोनों ही इक्वली बराबर है ना। तो अब यहाँ पर हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी बनती नजर आती है काल्पनिक शक्ति की, भाई मुझे तो जाने दिया गया था गोवा, या मुझे तो ये पेन लेने दिया गया, मुझे तो यहाँ पे शॉपिंग करने दी गई, मेरे पापा ने मुझे ये दिला दी, उसको तो दिलाया नहीं। तो बहुत सारी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बन सकती हैं। मैं ये कॉमन एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप जोड़ पाएं खुद को। सेकेंडरी फिर कहते हैं कि भाई केस स्टडी प्रोवाइड क्या करता है स्टूडेंट्स को, क्या एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका देता है किस चीज का, अप्लाई करने का, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को जहां पर रियल वर्ल्ड सिनेरियोज बने, फॉस्टरिंग करे क्रिटिकल थिंकिंग को, दिमाग पे जोर डालते हैं ना जब आप गहराई से किसी चीज के बारे में सोचेंगे, और अब जब फैसले ले पाते, जैसे हिंज की एग्जाम्पल दी मैंने कि हिंज ने गलत किया सही, अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो आप क्या बोलेंगे, हिंज ने सही किया कि गलत किया। फिर होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में, है ना, क्योंकि हिंज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई नहीं था, तो केस स्टडी क्वेश्चन क्या करते हैं, टिपिकली प्रेजेंट करते हैं एक सिनेरियो को, एक पिक्चर को, है ना, और चैलेंज एंड आस्क स्टूडेंट्स टू, और जो कि कहीं ना कहीं एक चैलेंज की तरह काम करते हैं। अब केस स्टडी की बात करें कि भाई एक ऐसा बच्चा है जो कि हाईली इंटेलिजेंट है ना, बट उसकी प्रॉब्लम क्या है कि वो शॉर्ट टेम्पर है, उसको गुस्सा बहुत आता है, वो हर चीज में मास्टर है बट अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं है, या टेम्पर्ड बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में केस स्टडी बनता है कि उसका जो बिहेवियर नेचर है ऐसा क्यों है ना। तो आप गहराई में जाकर के सोचेंगे उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसकी कंपनी, वो कैसा एथिकल बिहेवियर पहले करता रहा है, या बाकी चीजें भी।
ये देखिए, केस स्टडी आधारित प्रश्न आमतौर पर एक परिदृश्य चुनौती प्रस्तुत करते हैं और छात्रों से पूछते हैं कि उनके साथ ये समस्याएं क्यों हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। केस स्टडी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑथेंटिक बात है, हमने ये जान लिया कि एक्सपेरिएंशियल एक्टिविटी क्या होती है, जिसमें हम 2 वर्जन्स के ऊपर काम करते हैं, एक प्रैक्टिकल, एक होता रियल वर्ल्ड। जैसे 1 + 1 = 2, ये प्रैक्टिकल है, बट रियल वर्ल्ड यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है कि 2 का मतलब 2 होता है, 2 पेड़, 2 कारें, 2 दोस्त, 2 लड़कियां, 2 लड़के, वट एवर यू सीइंग इन योर सोसाइटी, इन योर सराउंडिंग्स, राइट। तो ये चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ताकि अगर आपको ये स्लाइड समझ में नहीं आई तो आप केस स्टडी के बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। अब ऐसा क्यों है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की मैं क्यों बात कर रही हूँ, ताकि आप सवालों को पहचान पाएं। कुछ क्वेश्चंस को जो है टिपिकली सॉल्व करने के लिए कुछ कॉमन ट्रिक्स हमारे पास होती है। जैसे अगर देखा जाए तो कुछ कॉमन वर्ड आपने सुने होंगे, क्रिटिकली, एनालिसिस, ठीक है, हाइपोथेटिकल, होलिस्टिक, इंक्लूसिव, ठीक है, कॉग्निटिव, ट्रांसपेरेंट, मॉरल बिहेवियर, गुड लर्निंग, एक्टिव लर्निंग। ये सारे वर्ड कैसे हैं जो कि प्रैक्टिकली आपको बहुत पॉजिटिव लगेंगे। ये शब्द जहां पे भी आपको मिलते हैं, आप ये मानकर चलिए कि सवाल का जवाब वही है कहीं ना कहीं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का भी कुछ की फैक्टर, की पॉइंट होता है। देखिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस क्या कहते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं कि इनकरेज करता है बच्चे को, प्रोत्साहित करता है ताकि वो क्रिटिकली सोच पाए, कंसीडर कर पाए मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को। मान लो अगर किसी बच्चे को, या अगर ये तो कोई बच्चा है, मान लो अगर आपको कोई केस स्टडी सॉल्व करनी है, कोई ऐसा बच्चा है जो कि बहुत पढ़ाई में अच्छा है, बट मैथ्स में वो कभी भी 4 नंबर जो है 10 में से स्कोर कर ही नहीं पाए ज्यादा से ज्यादा। अब आप क्या देखेंगे, क्रिटिकली सोचेंगे कि उसको क्या समझ में नहीं आता, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को देखेंगे कि उसके काउंटिंग कैसे, उसको टेबल कितना आता है, वो प्लस माइनस कर पाता है कि नहीं कर पाता है। फिर प्रैक्टिकल सिचुएशंस के ऊपर जाएंगे, किसको अप्लाई करेंगे, नॉलेज को। प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या होगी, उसको आप शुरू से सिखाएंगे कि बेटा 1 + 1 = 2 होता है, डिवाइड ऐसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऐसे करते हैं। फिर आप उसका एफएज लेंगे, यूनिट टेस्ट लेंगे, क्विजेस करवाएंगे, है ना, ये सारी चीजें। मटेरियल एंड जो स्टिमुलेट डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं विद्यार्थियों के बीच में, वे सामग्री के साथ सक्रिय जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं। जैसे कोई मैथ्स का यहाँ पर ओलंपियाड हो गया, कोई जो है क्विज हो गया, कंपटीशन हो गया, 10 सेक्शंस के बच्चों को बुला करके टेबल सुने गए, मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज होती है। ये सारे काम आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जब आपके सामने एक सिनेरियो आएगा और उसके बाद आपको जवाब देना। जैसे मैंने हिंज वाले या हाइंज वाले केस के बारे में डिस्कस किया अभी। केस स्टडी क्वेश्चन बेस्ड किसके ऊपर आते हैं, सबसे पहले एनालिसिस करेंगे सिचुएशन का, जो भी सिचुएशन आपके सामने है। जैसे मैंने कहा कि कोई बच्चे के नंबर हैं यहाँ पर, वो 4 नंबर से ज्यादा सिक्योर ही नहीं कर पाता मैथ्स में, है ना। तो सबसे पहले आप एनालिसिस करेंगे सिचुएशन को, और आप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। जैसे उसका मैथ्स पहले सेक्शन में कैसा था, वो मैथ्स में पहले कैसा परफॉर्म करता था, उसको टेबल आते हैं, उसको जो है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आता है कि नहीं आता, ये सारी चीजें। फिर आप आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे इश्यूज को, डिलेमास प्रेजेंटेड इन द केस, है ना। आप संभावनाएं बनाएंगे, फॉर्मुलेट करेंगे फिर सिचुएशन को। उसके बाद जस्टिफाई करेंगे कि जो भी फैसला आपने लिया है वो पूर्ण तरीके से सही है। निर्णय को उचित ठहराएंगे कि साक्ष्य और सिद्धांत के आधार पर चुने गए साधनों समाधानों के पीछे के तर्क को आप स्पष्ट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये 2 इंपॉर्टेंट लिंक्स आपके सामने हैं जो कि आप देख पा रहे हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ पर जाकर के आप बाकी प्लेलिस्ट को देख पाएंगे। मोर ओवर आई थिंक 41 वीडियोस अवेलेबल हैं। और ये टेलीग्राम के ऊपर आपको 41 के अलावा जितने भी कोर्सेज, मुझे लगता है कि 500 से ज्यादा पीडीएफ्स अभी अवेलेबल हैं वहां पर, तो वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पे नहीं करना है। ऐप के ऊपर जाकर के सारे पीडीएफ्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आप कंप्लीटली मॉक्स में अटेम्प्ट कर सकते हैं, और रैंक वाइज चेक कर पाएंगे कि आपका परफॉर्मेंस कहाँ एनहांस कर रहा है, कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं। चलिए, शुरू हो गया है केस स्टडी लर्निंग क्वेश्चंस। आपके सामने एक सिनेरियो है और आपको देखना है कि सिनेरियो में क्या सही है क्या गलत है। एक बार आप पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मैं समझाऊंगी।
देखिए, क्लासरूम डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ सवाल है, जो कि सवाल आपसे पूछा जाता है बहुत बार पेपर में। आपके सामने पिक्चर क्या है, परिदृश्य क्या है, सिनेरियो क्या है। कह रहे हैं कि आप एक अध्यापक हैं, कहाँ पर? मिडिल स्कूल में। ठीक है, ये आपका केस स्टडी का क्वेश्चन है। One of your student frequently disrupts the classes by talking loudly and disrupting the others. एक ऐसा बच्चा आपकी क्लास में बैठा है जो कि आप पढ़ा रहे हैं मिडिल स्कूल में, और उसके बाद वो बच्चे की आवाज की वजह से या बातचीत की वजह से बाकी बच्चों को परेशानी हो रही है। अब आप क्या करेंगे? What step would you take to address this issue? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीजें बन सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? प्रॉब्लम को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे जो स्टेप्स काउंट किए ना हमने, ये वाले, कि भाई ये जो बच्चा है क्या मेरी ही क्लास में से बात करता है? पहली बात, आपने एनालिसिस कर ली प्रॉब्लम। फिर आप फॉर्मुलेट करेंगे सिचुएशन को, कि अगर ये मेरी क्लास में सबसे ज्यादा बोलता है तो इसी से कल हम बोलेंगे कि तुम मेरा लेक्चर जो है आगे प्रोसीड करोगे। पहला हाइपोथेसिस, काल्पनिक विचार आपका। दूसरा, आप उसको समझाएंगे। तीसरा, क्लास से बाहर कर देंगे। या फिर चौथा, आप क्या करेंगे, है ना, आप उसको प्यार से समझाएंगे, गुस्से से समझाएंगे, डांट के समझाएंगे, ये सारी चीजें। फिर आप देखेंगे कि जो फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम के ऊपर आपने एक्शन लिया है वो कितना कामयाब हो पाया, क्या वो सुधरा, उसने कम बात करनी शुरू की। इस तरीके से चीजें आप देखेंगे। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? अगर यहाँ पर अगर मैं ऑप्शंस की भी बात करूं तो कह रहे कि ये क्वेश्चन जो है असेस करता है एबिलिटी टू मैनेज द क्लासरूम। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर आपके अंदर क्लासरूम मैनेजमेंट की ही क्वालिटी नहीं है तो आप इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे इफेक्टिवली। ठीक है, फिर ये कहता है कि सबसे पहले आप स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, क्लासरूम में कक्षा के नियम बनाएंगे कि जब तक मैं क्लास में पढ़ाऊंगी तब तक आपको नहीं बोलना है, उसके बाद आप बोल सकते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, है ना, ये आता है ना पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है। नेगेटिव के ऊपर तो हम बात नहीं करते। जो हम बोलते हैं कि भाई अवार्ड देना चाहिए, गुड बॉय बैड बॉय वाला। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि मान लो कोई लड़का है एबीसी और आपने कहा कि अगर तुम मेरी क्लास में तब तक चुप बैठे रहे जब तक कि तुम मेरी क्लास का लेक्चर चलेगा या जब तक कि मैं पढ़ाऊंगी, तो कल से तुम क्लास में मॉनिटर की तरह यहाँ पर बिहेव करोगे, तुम सबको चुप करवाओगे, या फिर मैं तुमको जो है टॉफी दूंगी, मैं तुमको शाबाशी दूंगी, या तुम अच्छे बच्चे की तरह अगर रहोगे तो बहुत सारी चीजें मैं कर सकती हूँ। वट जो भी आप यहाँ पर कहना चाहें। जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, शरारत कर रहे हैं तो आप उसको पॉजिटिवली बोलते हैं कि अगर तुम मुझे परेशान नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कार्टून देखने दूंगी। 10 तरह की चीजें होती है, आपके छोटे भाई बहन है या फिर जैसे भी। 1-1 कन्वर्सेशन करेंगे, बीच में कोई नहीं आएगा, आप खुद जा करके उससे बात करेंगे। इन्वॉल्व करेंगे पेरेंट्स को इफ नेसेसरी। अगर आपको लगता है कि पानी सर से ऊपर बढ़ गया है, कि आपने मार लिया, पीट लिया, समझा लिया, एथिकली मॉरली रीइंफोर्समेंट कर दिया, पॉजिटिवली नेगेटिवली क्लास से बाहर निकाल दे, बच्चा नहीं सुधर रहा है, तो पेरेंट्स को जाकर के वहां पर इन्वॉल्व करेंगे। पेरेंट्स से पूछेंगे कि क्या घर में भी बिहेवियर ऐसा है, फिर स्कूल में ऐसा है, या फिर ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शरारती है। वी आर मेंटेनिंग अ काम एंड रिस्पेक्टफुली डिमेन्योर विद एड्रेसिंग द इशू, या फिर सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखेंगे और रणनीतियों का उल्लेख करना चाहिए। ये तो एक चीज है। अगर ये सारे के सारी चीजें अगर आपको ऑप्शंस में मिलती तो आप सबसे बेस्ट लाइन क्या चूज करते? ठीक है, आप सबसे बेस्ट चूज करते कि सबसे बेहतर है काम एंड रिस्पेक्टफुल तरीके से किसी चीज को टैकल करना और मैनेज करना क्लासरूम डिसिप्लिन को, है ना। वैसे मैं यहाँ पर बेस्ट पॉइंट्स की बात कर रही हूँ, सही सारे ही हैं। मैंने एक ऑप्शन यहाँ पर आपको और भी काउंट किया था कि आप मार सकते हैं, लेकिन ये काफी नेगेटिव पॉइंट है। कॉर्पोरल पनिशमेंट कंप्लीटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बैन है शिक्षा की तरफ से, तो कोई भी अध्यापक किसी बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता या क्लासरूम से बाहर कर सकता है, लेकिन रिजिडिटी नहीं दिखा सकता। ये सारी चीजें ठीक है। ये तो मैंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया, स्पष्टीकरण। लेकिन अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो हो सकता है कि कमेंट बॉक्स में आप अलग अलग अपने विचारधाराओं को प्रस्तुत करेंगे। जैसे हो सकता है कि काफी सारे बच्चों को लगे कि इन्वॉल्विंग पेरेंट्स है वो शायद काफी हद तक सही नहीं है, क्योंकि ये बच्चे को मॉरली तो वीक करेगा ही, कॉन्फिडेंस भी लूज करेगा उसका, है ना। ये सारी चीजें हैं। चलिए आगे सिनेरियो आपके सामने है, इंक्लूसिव एजुकेशन। यहां से आप एग्जाम में सवाल देखेंगे, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी विकास क्या कह रहा है? समावेशी विकास कह रहा है
समावेशी विकास क्या होता है? सबसे पहले इसके ऊपर सवाल भी आप देख पाएंगे नॉर्मली टीचिंग एप्टीट्यूड में, जहां पर आप शिक्षा में सबको समा लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, मे बी कि मेरी विजिबिलिटी की वजह से आपको दिख ना रहा हो, बट फिर भी आप थोड़ा सा अगर गेस करें, जहां पर 30 बच्चे हैं और यदि इसमें से कोई 10 बच्चे या फिर भी 30 के 30 बच्चे अलग अलग जो हैं, कोई फिजिकल मेंटल किसी भी तरीके से अगर चैलेंज्ड है, फिजिकली चैलेंज है, डिसेबल है ना, हैंडीकैप है, हालांकि शब्द हम प्रयोग में नहीं लाते हैं, तो ये सारी चीजों का मतलब क्या है? जहां पर आप समावेशी विकास की बात करते हैं, एक ऐसे आवास की बात करते हैं जहां पर इक्वली बच्चों को ट्रीट किया जाता है। बिकॉज मैंने हमेशा बोला है कि क्लासरूम में 30 बच्चे नहीं बैठे, 30 पर्सनालिटीज बैठी हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि 30 बच्चों का अलग माइंडसेट, अलग इंटेलिजेंसी, अलग मॉरल बिहेवियर, अलग एथिकल बिहेवियर, अलग इंटेलेक्चुअलिटी, अलग कॉग्निटिव बिहेवियर, अलग अलग चीजें हैं। अभी सबसे बड़ा चैलेंज किसके लिए? टीचर के लिए, दैट हाउ द टीचर एग्जैक्टली हैंडलिंग द एक्यूरेट स्टूडेंट्स, किस तरीके से सही तरीके से बच्चों को हैंडल करता है। तो सिनेरियो क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन में? अच्छा सवाल है, सवाल देखने को मिलेगा। इन योर क्लासरूम, कह रहे हैं कि आपकी कक्षा में, मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ, आपके पास विशेष आवश्यकता वाला एक छात्र है, कह रहे कि जिसे अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट की आवश्यकता है। हो सकता है वो चल ना पाता हो, देख भी ना पाता हो, सुन भी ना पाता हो। आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि यह छात्र शामिल है और अपने साथियों के साथ प्रभावी ढंग से सीख सकता है? ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर यहाँ पर इंक्लूसिव हटा भी दें, है ना, तो जाहिर सी बात है कि एक टीचर के लिए सबसे पॉजिटिव चीज क्या है कि 30 के 30 बच्चों पर ही उसका फोकस हो। ये ना हो कि 10 बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो टीचर उसी के ऊपर फोकस्ड है ना। तो आप क्या करेंगे? इसका जवाब मुझे भी आप कमेंट में करके बताइएगा। क्लासरूम में अगर ऐसे बच्चे हैं तो आप किस तरीके से उसको टैकल करेंगे। चलते हैं आंसर की तरफ। मेरा एक्सप्लेनेशन क्या है जो मैंने लिखा है, कह रहे हैं कि ऐसे जो क्वेश्चन है सबसे बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेल्युएट करते हैं, मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ, मूल्यांकन करता है किसका? आपकी समझ का। मैंने क्या कहा? किसकी समझ का? अध्यापक की समझ का, जो कि ये देख पाता है कि उसके लिए 30 बच्चे आवश्यक तो है ही, ये तो है ही जरूरी, लेकिन उसके साथ काफी हद तक इम्पोर्टेंट है कि वो जो टीचर है वो किस तरीके से बच्चों को टैकल कर रहा है ना। तो आपकी क्या इवैल्यूएशन और आपकी अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। समझ, किस तरीके से आप समझते हैं, रिजिडिटी तो नहीं दिखा रहे हैं कि भाई बच्चे को समस्या और ऊपर से आप उसको रोज डांटते रहते हैं कि तुमको मैंने कितनी बार बोला है कि तुमको नहीं दिखाई देता तो तुम पीछे बैठा करो। दिस टाइप ऑफ अ बिहेवियर समटाइम्स इम्पैक्टेड द चाइल्ड और अ स्टूडेंट और अ कैंडिडेट अ लॉट, है ना। एक तो बच्चा पहले ही बहुत जो है मॉरली वीक है, कॉन्फिडेंस उसका लूज है क्योंकि वो आम बच्चों की तरह नहीं है। ऐसे में टीचर भी अगर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसका जो मॉरल और कॉन्फिडेंस बिहेवियर है वो कहाँ जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। तो कह रहे हैं यू शुड डिस्कस स्ट्रैटेजीज, रणनीतियां बनाएंगे, क्रिएटिंग इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, आईईपी माफ कीजिए, इसका जो फुल फॉर्म है याद रख लीजिएगा, कई बार पूछ लेते हैं डायरेक्टली, स्टार मार्क कर रहे हो। Using differentiated instructions, provide extra resources or aids, collaborating with special education professionals and fostering a supportive and inclusive classroom environment. हिंदी में पढ़ देती हूँ। कह रहे हैं कि आप, जाहिर सी बात है कि वही वाली बात है, सबसे पहले एनालिसिस करेंगे प्रॉब्लम को कि क्या जो डिसेबल बच्चा है वो चल नहीं पाता, ठीक है, वो देख भी नहीं पाता लेकिन वो सुन पा रहा है, तो आप स्ट्रेटेजीज क्या बनाएंगे? ऑडियोज जो होते हैं वो उसको ला करके देंगे। यदि उसको सुनाई नहीं देता, दिखाई देता है, तो आप उसको विजुअली स्मार्ट बोर्ड पे समझाएंगे, है ना, तो वो एक्स्ट्रा सीख पाएगा, है ना। ब्रेल लिपि एक बहुत अच्छा संसाधन है जिससे कि बच्चे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से सीख पाते हैं। एक्स्ट्रा रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे अगर आप उसको इक्वली, क्योंकि आपने बहुत बार जज किया होगा कि जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं वो मेंटली बड़े एक्टिव रहते हैं, सेंसेस बहुत एक्टिव रहते हैं उनके, तो वो देर से सीखते हैं बाकी बच्चों के मुकाबले, लेकिन वो अच्छा सीख पाते हैं, उनका जो माइंड होता है वो काफी शार्प होता है। स्पेशल एजुकेशन का प्रावधान आजकल हर एक स्कूलों में है, स्पेशल टीचर भी रखे जाते हैं जो कि बच्चों को स्पेशल तरीके से हैंडल करते हैं, एक्टिविटीज के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से, ऑडियोज के माध्यम से, विजुअल्स के माध्यम से, है ना। और इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट को आप सपोर्ट करेंगे और बाकी भी जो उसके सहपाठी हैं उनको भी आप जो है एम्पथी सिखाएंगे। सिंपथी नहीं कह रहे हैं हम कि उसको जो है बेचारा नहीं बनाना है या बेचारी नहीं बनाना है कि अरे ये तो बेचारा देख नहीं सकता, उसको मोटिवेट करना है कि नहीं, यू कैन ऑल्सो डू इट। तुम्हारे अंदर समस्या है कि तुम देख नहीं सकते बट तुम्हारे बाकी सेंसेस एक्टिव है
है ना, ये सारी चीजें। चलिए, ये हमारा थर्ड केस स्टडी है, स्क्रीन के ऊपर देखेंगे कैसा सवाल है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन बहुत अच्छा सवाल है, जो कि आपको दूसरी भाषा में डिजिटल एजुकेशन के साथ जुड़ा है, स्मार्ट एजुकेशन के साथ जुड़ा है, आपकी जो है एजुकेशन साइंटिफिक एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ पर बच्चे अच्छा सीखते हैं। केस स्टडी क्या, प्रौद्योगिकी एकीकरण। कह रहे हैं कि आपके स्कूल ने हाल ही में कक्षा के लिए टैबलेट हो, सबको पता होगा वैसे, एक डिजिटल टैबलेट होता है, स्मार्टफोन टाइप होता है, स्मार्टफोन छोटा होता है, वो बड़ा होता है। छात्रों के सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए आप इन गोलियों को अपने शिक्षक में कैसे शामिल करेंगे। यहाँ पे गोलियां हैं, माफ कीजिएगा, टैबलेट्स वो टैबलेट्स नहीं है, ये टैबलेट्स कंप्यूटर वाला टैबलेट है, जिस तरीके का होता है। ठीक है, पहले ट्रेंड में बहुत था, अब कम हो गया, लैपटॉप्स फिर से जो है ट्रेंड्स में आ गए हैं। जैसे आपका आईपैड होता है, अगर आपने आईपैड देखा है, वैसे इस फॉर्म में टैबलेट्स होते हैं, फीचर्स कम ज्यादा होते हैं। टैबलेट्स इंड्यूर टीचिंग तो एनहांस स्टूडेंट लर्निंग। अब 30 बच्चों को यहाँ पर टैबलेट थमा दिया गया, अब कैसे उसकी लर्निंग को आप एनहांस करेंगे। अब टीचर के लिए समस्या है, या तो वो टैबलेट में जितनी भी जानकार है उससे ज्यादा होशियार हो जाए, चैलेंजिंग काम भी है ना। कई बच्चों को हो सकता है कि टेक्नोलॉजी डिसएडवांटेज भी है, कि उनको पता ही नहीं कि इसको स्टार्ट भी कैसे करते हैं। कई बच्चों ने कभी देखा भी नहीं है, कई बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी आती है, लेकिन उसका जो व्याख्या है वो समझ नहीं पाते हैं। चैलेंजिंग काम है, लेकिन कैसे आप उसको समझाएंगे, कैसे आप उसको फोकस करेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो टीचर है उसकी एबिलिटी और इंटीग्रेशन, यानी कि आपके शिक्षण में प्रौद्योगिकी को एकीकरण करने की अपनी क्षमता की जांच करता है कि आप स्वयं कितने ज्यादा एक्टिव हैं। आपको इस बात पर चर्चा करनी चाहिए कि आपका जो अनुसंधान है, जो है इंटरैक्टिव शिक्षण एप्स है, मल्टीमीडिया है, प्रस्तुतियां और अपने छात्रों की विविध सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए भेदभाव का साधन के रूप में टैबलेट का उपयोग कर सके। मतलब यहाँ पर आपको बहुत हद तक, एक तो सबसे पहले जो टैबलेट बच्चों के हाथ में है, कंप्यूटर्स बच्चों के हाथ में है, वो सबसे पहले टीचर के हाथ में हो, है ना। उसके बाद आप डिस्कस करेंगे टैबलेट्स फॉर रिसर्च की, कोई ऐसा चीज है जो कि बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको आप रिसर्च के माध्यम से वहां पर समझाएंगे। इंटरैक्टिव लर्निंग एप्स डाउनलोड करके देंगे, जैसे हम स्वयं की बात करें, स्वयं प्रभा की बात करें, दीक्षा की बात करें, ठीक है, ज्ञानवाणी की बात करें, तो आप देखेंगे कि ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपको काफी कुछ सिखा सकती हैं। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, जहां पर आप किसी चीज को सुन करके देख करके समझ सकते हैं, है ना। डिफरेंशिएट करेंगे कि जो उनकी लर्निंग नीड्स हैं वो उनको मिल पाए, है ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको कोई चीज देख करके समझ में आती है, क्योंकि लर्निंग का भी सबसे बड़ा आउटकम है कि किसी भी चीज को आप सुन करके हो सकता है कि 20% याद रखें, लेकिन मान लो किसी मूवी को आपने अगर सुन भी लिया, देख भी लिया, तो आप अभी एलोबरेट कर देंगे कि भाई उस मूवी में शाहरुख खान ने ऐसा कहा था, करीना कपूर का वो रोल था, ठीक है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ऐसा बोला था, ये मूवी का ये रोल है, या फिर इसके बारे में ऐसी विचारधाराएं हैं। तो आप मूवी इज व्हाट लाइक अ केस स्टडी, ठीक है। जैसे अभी हाल फिलहाल में पठान मूवी आई थी, है ना, एक मूवी शाहरुख खान के भी हाल फिलहाल में और आई थी, माफ कीजिएगा मुझे नाम नहीं याद है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर मैं आपसे उस मूवी के बारे में पूछूं, तो मूवीज व्हाट लाइक अ केस स्टडी, हो सकता है कि सबके अलग अलग विचारधाराएं हैं। हो सकता है कि आपको उस मूवी में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर बहुत अच्छा पसंद आया हो सकता है कि कई लोगों को मूवी पसंद ही ना आई हो, कई लोगों को इतनी बार अच्छी लगी वो 3 से 4 बार देख चुके हैं। तो ये क्या, इट्स लाइक अ केस स्टडी, है ना। तो आपकी जो लर्निंग नीड्स हैं उससे हमें मिलवाना है, बच्चों की जो लर्निंग नीड्स हैं उसको हमें देखना है। ये सबसे ज्यादा काम कहाँ आएगा, जहां पर हम इंक्लूसिव लर्निंग की बात करते हैं, जो बच्चे विजुअली चैलेंज्ड हैं, या जो हियरिंग इम्पार्ट की हम बात करते हैं, वहां पर इन बच्चों को ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। चलिए, अच्छा सवाल, ये सवाल ये आप देखेंगे इस बार पेपर में, जो पेपर आपका होगा, चाहे DSSS भी चाहे IMRS की बात करूं। असेसमेंट से सवाल हमेशा आता है। असेसमेंट हमेशा वैसे 3 तरीके की होती है। सबसे ज्यादा हम बात करते हैं CC के बारे में, फिर आती है यहाँ पर CC में FA, फिर आता है SS, ठीक है। कंप्रिहेंसिव भी होता है इवेल्युएशन, बट असेसमेंट ही देखेंगे। यू आर प्रिपेयरिंग टू असेस योर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक। आप कह रहे हैं कि आप एक जटिल विषय पर अपने छात्रों की समझ का आंकलन करने की तैयारी कर रहे हैं, है ना। वो एक ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक है जो बच्चों को आपने समझा दिया। अब आपको ये जानना है कि जो मैंने समझाया है, जैसे हर बार मैंने अभी भी बोला ना, कमेंट करके बताइए, तो मैं असेस कर रही हूँ कि आपको क्या समझ में आया। डिस्क्राइब योर अप्रोच टू डिजाइनिंग एंड कंडक्टिंग एन इफेक्टिव असेसमेंट।
तो किस तरीके से आप कंडक्ट कर पा रहे हैं अपने असेसमेंट्स को। आप एक जटिल विषय पर अपने छात्रों की समझ का आकलन करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रभावी मूल्यांकन को डिजाइन करने और संचालित करने के लिए अपने दृष्टिकोण का वर्णन करें। कैसे असेस करेंगे आप, है ना, कैसे आप उसका जो है आउटकम बनाएंगे। आप फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्रयोग करेंगे, जहां पर आप यूनिट टेस्ट करवाएंगे, क्विजेस करवाएंगे, प्लेबे मेथड का यूज करेंगे, या आप समरी, आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ सीधा समेटिव करेंगे, जहां पर आप जब पूरा साल खत्म हो जाएगा तो फिर आप मई जून में जाकर के बच्चों से पेपर ले लेंगे। क्या तरीका है आपका, है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट में बच्चे ज्यादा सीखते हैं क्योंकि आप समय समय पर बच्चों की कमियों को जान पाते हैं। समेटिव में साल में बच्चा एक बार पेपर में बैठा, फेल हुआ, पास हुआ, टीचर की सिरदर्दी नहीं है, तो जैसे पहले होता था, अब तो काफी चीजें बदल गई हैं। तो आप 4 भागों में बांटेंगे, जो बच्चे सबसे अच्छा परफॉर्म किया, आउटस्टैंडिंग, फिर एक्सीलेंट, फिर वेरी गुड, एवरेज, बिलो एवरेज। इससे आपको क्या समझ में आएगा कि जो आप पढ़ा रहे हैं अपने क्लासरूम में 30 के 30 बच्चे हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, जो मेरा मानना है, आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं जवाब। सिनेरियो है, कह रहा है कि भाई यहाँ पर हम सबसे पहले असेसमेंट डिजाइन स्किल्स को चुनेंगे, मतलब कौशल का आकलन करता है मूल्यांकन डिजाइन। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि जो बच्चे को आप सिखा रहे हैं वो कितना उसको समझ में आया, है ना। फिर इस रिस्पॉन्स में यू शुड क्रिएटिंग क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, चूजिंग अप्रोप्रिएट असेसमेंट मेथड्स, जो कि मैंने कहा, इंश्योरिंग फेयरनेस एंड रिलायबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ऐसे सवाल आते हैं। प्रोबेबिलिटी, माफ कीजिएगा, प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू द स्टूडेंट, मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप मान लो 30 बच्चे आपकी क्लास में हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लर्निंग यहीं पर होती है। आप क्विज ले लेंगे, क्विज लेने के बाद आप बच्चों से जो है यहाँ पर कैटेगराइज कर लेंगे, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, वेरी गुड, एवरेज। ठीक है, आपने जान लिया कि 4 बच्चे आउटस्टैंडिंग में हैं, 3 बच्चे एक्सीलेंट में हैं, वेरी गुड में 2 हैं, एवरेज में 1 ही है। फिर आप जानेंगे कि इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता कहाँ कहाँ पर है। फिर आप उन बच्चों को उठाएंगे जो कि इनका बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है, उनके ऊपर दोबारा काम करेंगे। रिलायबिलिटी रखेंगे, फेयरनेस रखेंगे कि ऐसा ना हो कि भाई बच्चे नकल कर रहे हैं, आपने पेपर पहले ही बता दिया बच्चों को, ये नहीं होना। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्या है कि बच्चों को बताएंगे कि भाई तुम्हारा मैथमेटिक्स में से 4.5 मार्क्स आए हैं 10 में से, तो तुम क्यों अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, या फिर जिस बच्चे के 10 में से 10 नंबर आए हैं उसने सवालों को सॉल्व किया है लेकिन तुम और अच्छे से उसको और एक्सप्लेन कर सकते थे। फीडबैक से क्या पता चलेगा, आपके पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी और खुद को भी सबसे ज्यादा जो जरूरत है बच्चों को जानने की कि उनका परफॉर्मेंस कहाँ स्टैंड कर रहा है। जैसे अगर मैं मॉक टेस्ट की मैं बार बार कह रही हूँ कि भैया मॉक टेस्ट लगाइए, जहां से मिलते हैं वहां से लगाइए, मैंने कहा कि आप मॉक टेस्ट लगा करके ये जान पाएंगे कि आपका जो एवरेज परफॉर्मेंस कहाँ जा रहा है ना। यू हैव टू जज योर सेल्फ कि वेयर एग्जैक्टली यू स्टैंड, राइट। इसलिए असेसमेंट जरूरी है। चलिए अगला सिनेरियो पढ़ेंगे। नेक्स्ट पिक्चर आपके सामने पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन की, जैसे पीटीएम्स होती है ना स्कूलों में, अभी भी होती हैं। कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट है आपकी क्लास में, कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्मिंग है, अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रहा है ना, प्रदर्शन ही खराब है उसका। कह रहे हैं कि एंड यूर सस्पेक्ट दैट इज मे बी ड्यू टू चैलेंजेस एट होम, हो सकता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके घर में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, समस्याएं हैं। हो सकता है कि उसका माहौल अच्छा ना हो, घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता हो, पेरेंट्स जो है परेशान रहते हो, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो सकता है कि पेरेंट्स अच्छा काम ना कर रहे हों, इस तरीके की चीजें, कंपनी अच्छी नहीं है। अप्रोचेस इन द सिचुएशन एंड कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट्स पेरेंट्स, ऐसे में आप स्थिति में कैसे निपटेंगे और छात्र के माता पिता से कैसे संवाद करेंगे। क्योंकि जब बच्चा क्लासरूम में होता है ना तब तक तो सही रहता है, जब टीचर का बच्चे से यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन कोई ऐसी गलती जब तक बच्चे के घर तक पहुंच जाए तो उसके बाद बच्चे का जो बिहेवियर होता है वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है। या तो ये बोलेगा कि टीचर ने ये ठीक नहीं किया, या तो मॉरली खुद जो है काफी ज्यादा डिग्रेडेड फील करेगा खुद के लिए। ठीक है, अब आपके सामने ये समस्या है तो आप ये क्या करेंगे, है ना। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि ऐसे में ये क्वेश्चन जो है, इस तरीके के सवाल इवेल्युएट करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को। ठीक है, 2 कम्युनिकेशन हम देखते हैं संचार में। इंट्रापर्सनल, जैसे आप खुद से बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर शीशे के सामने खड़े होकर बात करना। इंटरपर्सनल क्या है, जब 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, ये वाला कम्युनिकेशन ज्यादा प्रभावी होता है। टीचर बच्चे से, बच्चे टीचर से, टीचर्स पेरेंट्स से, टीचर प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल स्टाफ से, ये सारी चीजें। यू शुड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग ओपन एंड एम्पैथेटिक, मैंने क्या कहा, एम्पैथेटिक नॉट सिंपैथेटिक, सहानुभूति नहीं देनी है उसको हमें,
ठीक है, सहानुभूति के साथ साथ उसको ये सिखाना है कि तुम्हें बेचारा नहीं बनना है, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड समटाइम्स। ठीक है, कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स, शेड्यूलिंग पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंसेस, आप यहाँ पर शेड्यूल करेंगे, जैसे हम पीटीएम करवाते हैं हर महीने। तो होता क्या है कि आखिर में जाते जाते जब पीटीएम आने वाली होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, वैसे बच्चे का बिहेवियर सडनली इम्प्रूव हो जाता है 10 दिन में, शरारत करना बंद कर देगा, है ना। जैसे एनेक्डोटल्स का बिहेवियर है, आजकल तो बंद कर दी गई हैं। क्लासरूम में एक रजिस्टर रखा जाता है जिसमें कि बच्चे के बिहेवियर्स को नोट डाउन किया जाता है, फिर वो हम पूरे महीने में टैकल करते हैं कि बच्चे का परफॉर्मेंस, बिहेवियर, एथिकली, मॉरली कैसा रहा। ये सारी चीजें जो पीटीएम में पेरेंट्स को दिखाई जाती हैं। आपको माता पिता के साथ खुला और सहानुभूति संचार करना, ये नहीं है कि भाई बच्चे ने शरारत कर दी, अब आपने उसको इतनी शिकायतें कर दी पेरेंट्स के सामने कि घर पे भी जाके पिट रहा है वो, है ना। नहीं, उसको एम्पैथेटिकली समझाना है कि शरारती है, बट हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इससे बातचीत करें और इसको समझाएं कि क्लासरूम में जो है बात कम करनी है, थोड़ा सा फोकस करना है, बहुत तमीज से, तरीके से, ताकि वो ऐसा ना लगे कि आप एक साइड ज्यादा जो है पलड़ा भारी है आपका। चिंताओं और टिप्पणियों को साझा करने के लिए, छात्र के शैक्षिक सफलता के लिए समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करें। कि भाई पेरेंट्स को भी बोलें कि आप भी देखिए कि क्या उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम है, पॉजिटिव चेंज आता है तो मैं भी आपको बताऊंगी, दोनों मिलकर की कोशिश करते हैं, बिकॉज दोनों का काम क्या है, बच्चे के भविष्य को बेटर बनाना, संवारना, है ना। जैसे मैं क्लासरूम में बार बार बोलती हूँ, कमेंट करके जवाब दीजिए, कमेंट करके जवाब दीजिए। जब तक हम दो तरफा इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो कैसे पॉसिबल है कि हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं और मुझे पता चल रहा है कि बच्चों को चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, एथिकल डायलेमा। सिनेरियो क्या है आपके सामने, कह रहे हैं कि यू डिस्कवर दैट अ कलीग इज एंगेजिंग इन अनएथिकल बिहेवियर। एथिकल डायलेमा में, नैतिकता में कह रहे हैं कि यू डिस्कवर दैट अ कलीग, एक ऐसा आपके सामने कलीग है, या मान लो क्लासरूम में कोई आपका को पार्टनर है या मेट है, उसका जो बिहेवियर है वो काफी अनएथिकल है। वो कई बार आपको गाली गलौज करता है, मारता है ना, या शरारत करता है, या झूठे आरोप लगाता है। अभी कह रहे हैं कि अनैतिक व्यवहार में संलग्न है, जैसे कि कुछ छात्रों को अनुचित लाभ देना, है ना। उस स्थिति से निपटने के लिए आपका क्या कदम उठाएंगे। मान लो आप क्लासरूम में हैं, आपका एक ऐसा क्लासरूम में मान लो 30 बच्चे हैं, 30 में से 10 बच्चे बहुत हाईली इंटेलिजेंट है, और 10 बच्चे बाकी 20 बच्चों की सहायता नहीं करते। अब आपके लिए चैलेंजिंग है क्योंकि आप हर बच्चे पे ध्यान दे नहीं सकते। ऐसे में 10 बच्चों के लिए आप क्या स्टेप्स उठाएंगे कि 20 बच्चों के ऊपर ध्यान दे पाए। सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे, मुश्किल है, बट एथिकल डायलेमा है ना, नैतिक दुविधा है ये बहुत बड़ी। क्योंकि अगर कोई अनएथिकल बिहेवियर कर रहा है तो आप उसको समझा ही सकते हैं। इसका कोई साइंटिफिक सोल्यूशन तो है नहीं कि आपने कोई उसको घोल पिला दिया, सोल्यूशन पिला दिया और कल से उसका बिहेवियर सुधर गया, राइट। तो क्या है, अनएथिकल है तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, समझाएंगे, बार बार समझाएंगे, जैसे भी आपको लगे कि आप समझा सकते हैं। हमने कहा कि इसका सोल्यूशन हमें क्या लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये डिसीजन मेकिंग का सवाल है, किस तरीके से आप फैसला लेते हैं, जो ये सबसे ज्यादा वेरी करता है, इंपॉर्टेंट है ना। योर रिस्पॉन्स शुड एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अपहोल्डिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स, मतलब आपकी जो प्रतिक्रिया, आप जो भी विचार देंगे अपना, वो नैतिक मानकों को बनाए रखने, गोपनीयता को बनाए रखने, स्कूल के भीतर संबंधित अधिकारियों को मुद्दे की रिपोर्ट करने और शिक्षा में निष्पक्षता और अखंडता को वकालत करने के महत्व पर जोर दिया जाना चाहिए, राइट। कई बार होता है कि 30 बच्चे हैं क्लास में और उसमें से 5 बच्चे टीचर के जान पहचान के हैं, है ना। अब वो टीचर क्या करता है, इन 5 बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता है शाम को, होता था पहले, आई डोंट नो क्या होता है कि नहीं, ट्यूशंस पढ़ाता है और ये बच्चों का क्या करता है कि पेपर होने से पहले पेपर ही लीक कर देता है ना। अभी तो गलत बात है क्योंकि ये 5 बच्चे हर पेपर में अच्छा स्कोर नहीं करते, बट मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, कैसे। अब ऐसे में क्या होता है कि आपको अब ये देखना होगा, अब जो बाकी के 25 बच्चे हैं, हालांकि टीचर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो स्कूल की निष्पक्षता और अखंडता है उसको बनाए रखे, फेयरनेस को बनाना, इंटीग्रिटी को बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे तो जो 25 बच्चे उनके साथ सही नहीं हो रहा है ना, वो तो उनका तो ग्रेड डाउन हो रहा है ना, और तवज्जो 5 बच्चों को दी जा रही है। या दूसरा उदाहरण मैं दूं तो कोई टीचर के पड़ोसी हैं 5 बच्चे, या बहुत उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसके आगे पीछे घूमते हैं, ऐसे में टीचर जो है उन 5 बच्चों को हमेशा सपोर्ट देता है कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ, तुम लेट भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस एंड दैट। जैसे कॉलेजेस या क्लासरूम्स में होता है।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे में काफ़ी डिसीजन मेकिंग का सवाल तो है ही। या तो ये 25 बच्चे मिलकर के शिकायत करें, या तो टीचर खुद अपने बिहेवियर को सुधारे, है ना? अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब ये नहीं कि इन 5 के 5 बच्चों का जो शोरगुल है पूरे स्कूल में फैला दें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट यू हैव टू सॉल्व एवरीथिंग लीगली टू बी डन। सही तरीके से हो, टेक्निकली आप उसके ऊपर डिसीजन लें, फिर एथिकली पोजीशंस को देखें कि आप इसके ऊपर क्या बातचीत कर सकते हैं। ओके, सो देखिए मैंने हालाँकि एमसीक्यूज़ का जो सेशन है, उसको मैं दोबारा से लेकर के आऊँगी। ये एक केस स्टडीज़ को जो है सॉल्व करने का तरीका था। एक परसेप्शन डेवलप करने का जो तरीका था वो मैं आपको सामने लेकर के आई। और इससे बेहतर तरीके से जितने स्लो मोशन में मैंने समझाया है, मुझे नहीं लगता कि अगर आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बाकी मैंने अपना बेस्ट दिया है इस लेक्चर को अप्रोप्रिएट तरीके से समझाने का। केस स्टडी को समझने के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए, अगर आप इसी को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। इससे ज़्यादा आपको केस स्टडी जो है बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगी। हालाँकि निर्णय आपका है कि आप कैसे इसको समझना चाहते हैं। मैं बिल्कुल आने वाले दिनों में लेक्चर्स तो लेके आती रहूँगी। मुझे ज़रा कमेंट करके बताइए कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा, और क्योंकि ये केस स्टडी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बड़े अप्रोप्रिएट तरीके से किसी भी किताब में नहीं दे रखे हैं। बच्चों की डिमांड थी कि इसके ऊपर बात भी की जाए। तो आप ज़रा मुझे बताइए कि लेक्चर कैसा आपको लगा? आने वाले दिनों में इन लेक्चर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं या एक इतना ही लेक्चर काफ़ी रहेगा? और जितने सवाल मैंने आपसे पूछे हैं उनका ज़रूर करके कोशिश करके जवाब दीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि अगर आप इस लेक्चर को कहीं न कहीं ब्रेक डाउन करके सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि केस स्टडी आपस में मल्टीपल तरीके से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, है ना? अगर आप एक कड़ी इसमें से ब्रेक डाउन करेंगे तो चीज़ें आपको जो है अंडरस्टैंड नहीं हो पाएँगी। समय अधिक लिया मैंने, बट कोशिश की कि दोबारा से आपको इतना समय ना देना पड़े। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके लाइक्स, कमेंट और शेयर आप मुझे बताएँगे कि कितना बेहतर आपको समझ में आया है। कमेंट करके सवालों को ज़रूर पूछिएगा, जो सवाल मैंने पूछे उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और जाते-जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि सीसीई की फुल फॉर्म क्या होती है? सीसीई, ठीक है? डबल सीई, ये मुझे बताइएगा ज़रूर। और केस स्टडी से जुड़े हुए जो भी सवाल आपको सॉल्व करने हैं या मॉक टेस्ट लगाना है, तो बिल्कुल आप जो बीट द कॉम्पिटिशन हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर जाकर के आप बाकी कोर्सेज़ को तो देख ही पाएँगे और फ्री में मॉक टेस्ट भी लगा पाएँगे, और साथ में पेड मॉक टेस्ट भी आपको अवेलेबल है। तो दोनों चीज़ें आपको अवेलेबल रहेंगी। जितने भी कोर्सेज़ अब तक लॉन्च हो चुके हैं, आप टोटल कोर्सेज़ को भी जोड़ लेंगे तो कुल मिलाकर के 1000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कुछ पेड हैं। तो पहले फ्री वाले को लगा करके देखिए कि कितना स्टैंडर्ड आपको अच्छा लगा है। उसके बाद अगर आप पेड की तरफ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ही आपकी अपनी डिज़ायर होगी। दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड एवरीवन। कंटेंट लाने में थोड़ा-सा समय मैंने लिया क्योंकि ऐप के ऊपर काम चल रहा था और वो ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐप्स की डिमांड कर रहे थे। और मुझे उम्मीद है कि उस ऐप से आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। बहुत सारे बच्चों ने जो है पॉज़िटिव फीडबैक भी दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि उन कोर्सेज़ को देख कर के आप भी एक पॉज़िटिव फीडबैक ज़रूर देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को बाकी चीज़ों के लिए चेक करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।